नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। पंचायत 3 अगर आपने देख लिया है तो आपको पता होगा कि उसमें चल रहे कई कलेशों के बीच एक कलेश ये भी होता है कि जगमोहन की अम्मा को चाहिए पक्का मकान और उसके लिए बहुत सारी तिकड़म बढ़ाई जाती है। क्या है वो तिकड़म, वो मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि फिर कहेंगे आप स्पॉइलर दे दिया मैंने। आप उसके लिए सीरीज़ देखिए, आराम से देख ली है तो आप जानते होंगे कि क्या है वो तिकड़म। और जगमोहन की अम्मा के पोते यानी कि जगमोहन का किरदार जिन्होंने निभाया है इस सीरीज़ में, आज वो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। विशाल उनका नाम है। बहुत बहुत स्वागत है विशाल। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और जगमोहन की अम्मा कैसी है? वो भी बहुत बढ़िया है। उनका वॉइस नोट आ रहा है, लगता है कि कैसे हो जगमोहन बेटा। अच्छा। फिर से काम करना है, बड़ा अच्छा लग रहा है तो लोगों का काम देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो वो जगमोहन ही बोल रही है? हाँ, जगमोहन बुलाती है मुझे। हाँ जी। ये किरदार बहुत पॉपुलर हुआ और जिस तरीके से, जिस ईज से आपने इस किरदार में खुद को ढाला, ये किरदार आपने निभाया, लोग उसकी भी तारीफ कर रहे हैं, कई मीम्स बन रहे हैं। जी, देख पाए आप मीम्स में? बिल्कुल मीम्स भी देख पाया। हाँ। मुझे याद है कि ये शो 28 तारीख को रिलीज़ हुई थी, तो अगले दिन ही एक कैफ़े में बैठे हुए थे हम, और को एक्टर दुर्गेश कुमार जो हैं, दुर्गेश भैया जो बनराकस करते हैं, हाँ, तो हम लोग बैठे हुए थे। तो पहला मीम्स जो है बेशरम कुमार वाला जो है कि खानदान का नाम बुरा दिया, उन्होंने दिखाया कि ये देखो आ गया, मीम आ गया। अच्छा, तो उसके बाद तो बाढ़ आ गई है मीम। तो जी जरूर देखा मीम। सबसे मज़ेदार मीम कौन सा लगा आपको? बहुत सारे ऐसे लोग मुझे टैग भी कर दे रहे हैं सोशल मीडिया पे, और वो भी कर दे रहे हैं कि किसी लड़की के साथ पार्क में पिताजी ने देख लिया तो खानदान का नाम बुरा दिया, या किसी पॉलिटिशियन का नाम ऊपर लिख दिया उन लोगों ने कि ये खानदान का नाम बुरा दिया। तो या यूपीएससी की तैयारी करने गया था और नहीं हो पाया इससे, तो खानदान का नाम बुरा दिया। तो जहाँ रिलेट कर पा रहे हैं ना, वहाँ खानदान का नाम बुरा दिया वो यूज कर रहे हैं। तो बड़ा वो पॉपुलर हो रहा है। ये आपका जो डायलॉग है, खानदान का नाम बुरा दिया, ये जब आप शूट कर रहे थे, कैसे स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था, इम्प्रोवाइजेशन था, कैसे ये पूरा सीन कैसे शूट हुआ था? ये सीन है कि उसमें आप देखेंगे कि जगमोहन जो है उसमें अभिनय कर रहा है अम्मा के कहने पे। झूठ बोलते हैं लोग और एक ड्रामा रचते हैं। तो ड्रामा रचने में अम्मा तबीयत खराब करने का बहाना करती हैं, तो ये लोग जो हैं देखने आते हैं, बनराकस और उन लोगों की टीम जो है, तो आते हैं तो वो लोग मुझे कोसते हैं कि यार कैसा बेटा, ये तो कपूत है। ये जो है कि एक था श्रवण कुमार, ये है बेशरम कुमार। तो मेरे मन में ये है कि मैं तो बड़ा इनोसेंट है ना वो जगमोहन, क्योंकि वो तो चाहता भी नहीं है ये। हाँ, वो अम्मा के प्रेशर में कर रहा है चीज़ें, उनके कहने से कर रहा है, लेकिन वो रियल में तो बड़ा इनोसेंट आदमी है और बड़ा ईमानदार आदमी है, मेहनती है। तो वो द्वंद्व चलता है उसके मन में कि कैसे बताऊं मैं कि यार ये ड्रामा है और ये हम लोग मुझे गलत भी समझ रहे हैं और डांट भी रहे हैं। तो आप उसकी आंखों में देखेंगी कि वो रिएक्ट, क्योंकि वो केवल रिएक्शन से निकालना था वो, कि डायलॉग बोलेगा तो सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी, तो सुनता है और रिएक्ट करता है वो। तो वो द्वंद्व में है उस समय, बड़ा मुश्किल में है कि यार ये किया भी नहीं हमने, ये तो ड्रामा है, कैसे बताऊं आपको, और आप लोग रियल में मुझे बोल रहे हो। तो उसके चेहरे पे आप देखेंगे ध्यान से तो वही भाव है। तो वो तो एक सीन था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सीन वायरल हो जाएगा और इस पे मीम्स बनेंगे। करते वक्त तो बिल्कुल नहीं पता था, और ये बेशरम कुमारी और सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं पता था। जी। तो अब जब ये इतना वायरल हो गया है, शो लोगों ने देख लिया है, लोगों को पसंद आ रहा है, कैसे कैसे कॉम्प्लीमेंट्स आ रहे हैं, क्या क्या फीडबैक्स, कहाँ कहाँ से प्यार मिल रहा है? बहुत सारा। मुझे बिल्कुल इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इतनी सारी चेंजेस हो जाएंगी हमारे लाइफ में। हाँ, ये ज़रूर पता था कि ये सीरीज कर रहा हूँ तो बड़ा पॉपुलर सीरीज है, ये जन जन तक देखा था आपने, पहले फैन थे आप पंचायत? बिल्कुल, क्योंकि पहला सीजन आया था तो मैं बड़ा दुखी हुआ था कि मैं क्यों नहीं हूँ इसमें, क्योंकि मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ और मेरी भी बहुत सारी तैयारी है कि ऐसे इतने किरदार हैं कि अगर मेकर्स मुझसे करवाएं तो ख़त्म होने में समय लगेगा। ऐसे बहुत सारे एक एक्टर के पास अपना अपना होता है वो कलेक्शन है चीज़ों का। तो जब मैं पहला सीजन देख रहा था तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि यार इसमें होना चाहिए था मुझे। लेकिन अच्छा, पहले सीजन का कौन सा किरदार आपको लग रहा था कि ये मुझे कोई भी लगा था कि इस यूनिवर्स जो क्रिएट किया गया उसमें मुझे डाल दिया जाए, क्योंकि कुछ भी अगर मुझे खड़ा भी किया जाएगा मैं क्रिएट कर दूंगा, वैसी चीज़ें लग रही थी। तो अब ये भी लगा कि ठीक है, मुंबई अभी पहुंचा हूँ, लोग नहीं जान रहे इसलिए ऑडिशन नहीं हुआ होगा, लेकिन दुख बहुत हुआ था। तो फाइनली 3 में मिला, तो ये भी कैसे मिला, पूरी कहानी बताइए। जी, ये लंबा चल रहा था, क्योंकि मैं जब मुंबई गया था तो पहले तो छोटे रोल में ऑडिशन करते हैं आपको, तो मैं उसमें ठीक ठाक कर रहा था, तो लोगों को लगा कि इसको बड़े रोल में भी टेस्ट किया जा सकता है। पंचायत की टीम को नहीं, ऐसे उससे पहले। अच्छा, आप जनरली जितनी कास्टिंग कंपनियां हैं। हाँ। जी, तो हुआ क्या कि इसको और भी रोल में टेस्ट किया जाए, जो प्राइमरी पार्ट बोलते हैं। तो उसमें टेस्ट कर रहे थे तो मैं शॉर्ट लिस्टेड होना शुरू हो गया। अच्छा। तो शुरुआत दिनों में तो मैं बड़ा खुश होता था कि यार इस फलाने एक्टर के साथ मेन ही पार्ट है, पूरी फिल्म में रहूंगा इसके साथ। तो कौन सी फिल्म का जैसे नाम नहीं ले सकता, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं।
तो मैं उस समय लेकिन आप जो फिल्में कर चुके हैं उनके बारे में तो नहीं किया नहीं ना, शॉर्टलिस्टेड हो रहा सिर्फ था। शॉर्टलिस्टेड हो हाँ हाँ, शुरुआती दिनों में। हाँ, बड़े बड़े एक्टर्स के साथ आप शॉर्टलिस्ट होते जाते। बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह। तो बहुत बड़े स्टार, तो मैं सोच के ही खुश हो जाता था कि यार टॉप 3 में हूँ, टॉप 2 में हूँ। तो मैं यारी रोड जहाँ रहता हूँ मुंबई में, खुशी में घूमता था शुरुआती दिनों में, और कोई भी सीनियर मिल जाता था, बोल दादा शॉर्टलिस्टेड हो गया, वो फलाने एक्टर के साथ काम करना है। तो फिर शॉर्टलिस्टेड होता था लेकिन फाइनल नहीं हो पा रहा था। तो वैसे ये लंबा सिलसिला चलते रहा, फाइनल हो ही नहीं रहा था शॉर्टलिस्टेड। तो लोग बोलते थे कि यार अच्छा एक्टर है, साथ में काम करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक शुरुआती दिनों में तो वैसा लगा कि ठीक है, बाद में वो शब्द ही नहीं सुनना चाहता था, क्योंकि अगर बेस्ट ऑफ लक बोल दे तो लगता था गया, ये भी काम गया ऐसे क्या। हाँ, तो वो शब्द से चीड़ हो गई थी यार, डर लगता था कि अगर कास्टिंग वाला है वो लिख ना दे, या कोई जो भी काम वो है लाइनअप किया है जिन्होंने, कि लिख ना दे कि यार विशाल बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टाइम काम करते हैं। तो डर लगता था कि मोबाइल में मैसेज ना आ जाए कि यार बेस्ट ऑफ लक ना बोलते, क्योंकि जब आप शॉर्टलिस्टेड होते एक धकधकी होता है कि फाइनल हो जाए, कि आप लॉक हो गए। तो ये चलते रहा और फाइनल नहीं हो रहा था मैं। और उस समय छोटे छोटे रोल भी मिले मुझे, क्योंकि जिस रोल में ऑडिशन कर रहा था तो सिनेमा के हिसाब से कमर्शियल चीज़ें हैं, तो सब कुछ देख के वो किया जाता है कि ये रोल कौन करेगा। एक अभिनय ही नहीं है केवल कि आप ठीक ठाक अभिनय कर रहे हो तो होगा। ये मुझे बाद में समझ में आया कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केटिंग है, क्योंकि उद्योग है ये फाइनली। तो मुझे समझ में आया, लेकिन मैं सोच रहा था कि प्रयास निरंतर करते रहूँ, मेहनत करते रहूँ, चीज़ें करते रहूँ। तो उस समय छोटे छोटे रोल भी मिले मुझे, जैसे एक ड्रीम गर्ल 2 करके फिल्म है, एक दिन का काम किया हूँ मैं उसमें, क्योंकि जिसमें ऑडिशन किया उसमें नहीं हुआ, मतलब चीज़ें पूछी थी आगे। अच्छा, आपने दूसरे किरदार के लिए ऑडिशन दिया था ड्रीम हाँ, गर्ल 2 के? हाँ हाँ। कौन से किरदार? अब छोड़िए जो भी है। अरे बताइए, अब तो आ गई फिल्म। ठीक है, कोई नहीं। तो उसमें किया था, तो हम लोगों को अच्छा लगा, तो उन लोगों ने कहा अच्छा एक्टर है, तो एक दिन कभी पूछो करेगा, ऐसे कराते अच्छा एक्टर है। तो मेरे लिए वो भी बड़ी बात है, क्योंकि मैं मौका नहीं छोड़ना चाहता था। मुझे पता है कि मैं सेट पे जाऊंगा तो डायरेक्टर का दिल जीत लूँ या को एक्टर का जीत लूँ, कि ताकि वो मुझे रिकमेंड कर पाए कि यार अच्छा एक्टर, अच्छा किया था, इससे ट्रस्ट करो, इस पर इसको काम दो। तो मैं मौका बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, और वही हो भी रहा था। सेट पे लोगों को अच्छा लग रहा था, मैं ईमानदारी से काम कर रहा था। तो मुझे याद है कि विजय सर हैं उसमें, उस सीन में, तो उन्होंने काफ़ी तारीफ़ की, बड़ी अच्छा कर रहा है बउआ, जो भी है। तो अच्छा मनोबल बढ़ता है, और मैं निरंतर प्रयास कर रहा था कि कहीं भी मौका मिले तो मैं डायरेक्टर के या कास्टिंग वाले के या को एक्टर की नज़र में आ जाए, कि मुझे रिकमेंड कर दें कि यार अच्छा एक्टर इसको लो। तो वो चल रहे थे छोटे छोटे बात। फिर मैं एक फ्लिपकार्ट का ऐड किया, उसके बाद उसी काम के बाद लोगों ने देखा तो उनको लगा कि यार अच्छा एक्टर है, तो ऐड में भी उन लोगों ने लिया। तो उसमें सौरभ शुक्ला और मैं और स्पर्श श्रीवास्तव जो लापता लेडीज़ वाले हैं, तो उसमें मुझे मेन प्रोटैगनिस्ट बनाया गया उस ऐड में। जैसे ऐड में फिल्म होते हैं, एक फिल्म में 2 फिल्म, तो एक फिल्म में मुझे मेन प्रोटैगनिस्ट बनाया गया कि मैं लेटता हूँ और जो मेरे अनुसार ही है कि दादा मुझसे नहीं हो पाया, और वो लोग बोलते हैं। तो वो भी काफ़ी चर्चा रहा और लोगों को अच्छा लगा, कास्टिंग वालों को। लेकिन जो मैं करना चाहता था उसमें फाइनल नहीं हो रहा था, शॉर्टलिस्टेड हो रहा था। तब दुख हो रहा था कि अब समय जा रहा है मेरा, लग रहा है कोई लेना नहीं चाहता है, चीज़ें नहीं होंगी। तो बड़ा वो लग रहा था, क्योंकि समय भी बीत रहा है, जैसे पैसा मैनेज हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं, वो भी ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि समय के साथ सब चीज़ें जो हैं और प्रॉब्लम की ओर बढ़ेगी। तो फिर अचानक ये पंचायत हम लोग 1 साल पहले शूट किए, तो उससे कास्टिंग 2 महीने पहले हो रहा था। तो होली का समय था, अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई, और हमारी लेट पैदाइश है, हमारे माँ बाप जो हैं बुजुर्ग हैं, काफ़ी लेट पैदा हुए हम लोग। तो अचानक घर जाना पड़ा, मेरी माँ को पैरालिसिस मार दिया, वो बेड पे चली गई पूरी तरीके से, और उसे शौच कराने ले आना, बात नहीं कर पाती। अब धीरे धीरे समझती है, धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा, लेकिन उस समय तो ऐसा लग रहा है कि वो इशारा कर रही थी। तो मैं पूरी तरीके से टूट गया कि हाँ, काम भी नहीं मिल रहा है, चीज़ें केवल शॉर्टलिस्टेड हो रहा है। घर गया और माँ की तबीयत, तो लगता था कि यार कुछ भी मन में वो होता है ना कि यार कुछ हो जाएगा, तो किसको बताऊँगा कि यार माई बोलता हूँ मैं, आ रहा समय तो अपनी माँ को माई बोलता हूँ कि यार किसको बोलूँगा, माई हाउस सिनेमा में काम कैले बनी देखा, किसको बोलूँगा। तो बड़ा दुख हो रहा था उस समय। तो और ये भी था कि 2 भाई हैं हम लोग और 2 बहन। तो बड़ी दीदी हैं जो मुझसे 10 साल बड़ी हैं, सुनीता यादव नाम है उनका, तो शादीशुदा हैं, तो अपने घर पे हैं वो, लेकिन उनका भी प्यार और सारी चीज़ें मिलता है। और बड़े भाई साहब हैं जो जॉब करते हैं, तो और मैं खाली अब काम ढूंढ रहा हूँ। तो था कि बड़े भाई साहब जॉब करेंगे तो पैसे आएंगे घर में, तो उनको तो जाना चाहिए, तो मुझे घर पे रुकना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी घर की आपके ऊपर आ गई, नहीं, माँ तो को संभालने की भी। जी, क्योंकि पिताजी भी बुजुर्ग हैं, तो उनके भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करना। तो उसी समय मेरी छोटी बहन जो है, उसने कहा कि देखो ये सारी परिस्थितियां जो हैं वो चलेंगी, इसको हम ठीक तो नहीं कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उससे लड़ सकते हैं। तो मैं तो पूरा टूट गया था, लगा कि अरे भाई क्या हो गया, क्योंकि माँ से बहुत प्यार है मुझे। तो ऐसा लगा कि यार मतलब करूँगा भी तो किसको बताऊँगा, क्योंकि माँ को बताऊँगा, सॉरी हाँ। तो कोई नहीं। तो छोटी बहन ने कहा कि ये परिस्थितियाँ, इससे लड़ लेंगे हम लोग, तुम मुंबई जाओ।
क्योंकि लोग अब तुम्हें जानने लगे हैं और बड़े प्रोजेक्ट में शॉर्ट लिस्टेड हो रहे हो। बस एक स्टेप है, किसी दिन कोई फाइनल बोलेगा, तो कोई तो एक डायरेक्टर होगा जो बोलेगा कि यार ये रोल विशाल करेगा। तो उसने मुझे पुश किया और उसने धक्का मारा, मतलब ऐसे कि तुम जाओ, मैं संभाल लूँगी, सब कुछ मैनेज कर लूँगी, क्योंकि तुम्हें लोग वहाँ जानने लगे हैं, तुम्हारे बारे में जो भी अच्छी बातें होती हैं, तो वो समय आएगा, तुम वहीं रहो, यहाँ सारी चीज़ मैं संभाल लूँगी। तो उसने मुझे पुश किया और मैं मुंबई आया, कलेजे पे पत्थर रख कर आया था मैं, याद है मुझे। मन ही नहीं लगता होगा जी, मुझे याद है कि मेरा जो बहिरो घर है, आरा में एक जगह है, तो मैं घर से निकल रहा था तो रोते हुए निकला और आंसू दिखा नहीं रहा था किसी को, क्योंकि अब समाज है कि अच्छा बीमार माँ को छोड़ के आप जा रहे हो, ताने भी है ना सारी चीज़ें। तो मैं आंसू छुपाते हुए इधर उधर बहाना करते हुए करके कैसे भी पटना पहुंचा और फिर वहाँ से वहाँ पहुंचा। तो उस दरमियान मेरी छोटी बहन को ताने भी मारते थे समाज वाले लोग कि जवान बेटा बूढ़े माँ बाप को बीमार छोड़ के चले गए। लेकिन मेरी बहन जो है निरंतर मुझे कहती रही कि नहीं नहीं, ये समय आएगा और चीज़ें बदल जाएंगी, तुम अपनी मेहनत मत छोड़ो, ये सब मैनेज हो जाएगा। और वही हुआ। मुझे मुंबई आने के जस्ट 15 दिन बाद पंचायत की स्क्रिप्ट आई मेरे हाथ में और मैं पढ़ते ही समझ गया कि ये पंचायत है और ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था मैं, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी हिट सीरीज़ है कि ये जन जन तक जाने वाली है। तो मैं 2 सीन भी करूँगा तो लोग तो ये जान जाएंगे कि एक्टर है, ये सीरीज में था, इतना काम तो हो जाएगा। मतलब जो पहले सीजन में आपने मैनिफेस्ट कर दिया था, वो तीसरे सीजन में आकर के कहीं ना कहीं आपके हाथ में वो स्क्रिप्ट आ गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब आई तो मुझे पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये तो पंचायत है। उनका ब्रीफ रात में आना था कास्टिंग वालों का, तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था और मुझे पता भी था कि ये रोल पाने के लिए बहुत सारे ट्रेंड एक्टर और बहुत सारे जो हमारे एक्टर जो NSD के हैं, FTI के हैं या भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के हैं या MPSD के हैं, सब लोग लगेंगे ये रोल पाने के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी सीरीज़ है और उस समय 5 या 6 एपिसोड लिखा जा रहा था, प्रोसेस था और कास्टिंग भी चल रही थी। तो जो जगमोहन है वो 3 एपिसोड का हीरो है, 2 एपिसोड में तो होता ही है, 3 में उसकी बातें चलती है, तो ये बड़ा रोल था, तो सब करना चाहेंगे। तो मुझे इस बात का पूरी तरह से ज्ञात हो चुका था कि ये अब 100% से काम नहीं चलने वाला है, मुझे 150 से 200% देना पड़ेगा, क्योंकि सब लोग चाहेंगे ये रोल करना। तो मैंने जी जान लगा दिया। तो वो स्क्रिप्ट ऑडिशन के लिए आई थी? जी जी। अच्छा। तो ऑडिशन क्रैक करने के लिए जी जान लगा दिया और उसके लिए मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा। एक कास्टिंग कंपनी है मुंबई में, बड़ी कास्टिंग कंपनी है, कास्टिंग बे, जिन लोगों ने मुझे ढूंढा उन लोगों ने स्क्रिप्ट भेजा मुझे और उसके मालिक हैं अभिषेक बनर्जी सर हैं, जो काफ़ी बड़े एक्टर भी हैं, अच्छे एक्टर भी हैं। अनमोल आहूजा सर हैं, उनकी जितनी तारीफ़ करूं और जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। और इस प्रोजेक्ट के एसोसिएट थे सहेज भाई और असिस्टेंट थे सचिन तिवारी भाई और सूर्यांश भाई। इन लोगों की काफ़ी मदद रही, क्योंकि जब एक को एक्टर की भूमिका निभाना होता है तो को एक्टर की भूमिका इन लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से निभाया कि मैं एक्ट कर सकूँ, क्योंकि लाइंस जो है ना बड़ा महत्व रखता है एक अभिनय में कि को एक्टर कैसे लाइंस दे रहा है, उसके हिसाब से आप रिएक्ट करते हो। तो ये लोग बड़ा प्रिपेयर थे और मेरी मदद किया और TVF तक पहुंचाया। तो इन लोगों का बड़ा तहे दिल से शुक्रिया है कि उन लोगों ने मुझे ढूंढा और मौका दिया और TVF तक पहुंचाया। तो जितनी भी इन लोगों का वो करूं उतना कम है, दिल से उनका बहुत प्यार है उन लोगों को। तो हुआ क्या कि ऑडिशन किया, 1 राउंड हुआ, 2 राउंड हुआ, 3 राउंड हुआ। फिर हुआ क्या कि ऐसा लग रहा था कि लग रहा है विशाल भाई पसंद कर रहे हैं, हो जाएगा। तो वो पहले दीपक कुमार मिश्रा जो इस शो के डायरेक्टर हैं, उनका भी तहे दिल से शुक्रिया है, बहुत प्यार है। और क्योंकि उन लोगों ने मुझ पे ट्रस्ट किया, मुझे काम दिया, इतनी बड़ी जिम्मेदारी, बड़े सीरीज़ में आपको इतना बड़ा रोल देना, क्योंकि मैं न्यू ही कमर हूँ, तो देना और ट्रस्ट करना कि नहीं ये रोल यही करेगा। तो मेरी बहन की बात सत्य हो गई, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस समय मेरी बहन के जवान पे माँ सरस्वती निवास कर रही होंगी कि ये बात सत्य हो गया। और जस्ट वो डायरेक्टर जो हैं दीपक कुमार मिश्रा सर निकले, जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, और TVF ने किया, और नाब सर और चंदन कुमार सर, इन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया। तो इनका बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा मैं तहे दिल से, बहुत प्यार इन लोगों को कि मुझे इस काबिल समझा कि मैं ये रोल करूँ। तो फिर ये रोल फाइनल हुआ और मैं सेट पे गया तो मुझे पता चला एक्चुअली कि इस रोल में 200 से 250 लोगों ने ऑडिशन किया हुआ, इससे ज़्यादा भी। एक असिस्टेंट ने बताया कि विशाल भाई आपको पता है इसके कितने ऑडिशन हुए थे? तो उसने नंबर बताया, तो मैं तो बड़ा लकी मान रहा था। मेरी बहन की जो भी है भगवान से प्रार्थना, हनुमान जी से कृपा कर रही थी, मैं भी कर रहा था कि हो जाए चीज़ें, और वो काम आई फाइनली और काम मिला मुझे ऐसे। फिर घर पे कॉल करके बताया? जी जी। जिस दिन लॉक हुआ था, तो जिस दिन कास्टिंग कंपनी का फ़ोन आया, तो मैं एक दोस्त के पास था, मन बेचैन रहता था कि यार कहीं से आ जाए, तो दुखी था मन। तो अचानक दोपहर में, तो उससे 15 मिनट पहले मुझे पता नहीं क्यों आवाज़ हो रहा था कि कॉल लग रहा है, आ जाएगा 3rd राउंड के बाद कॉल आ जाएगा। तो जैसे ही ऐसे मन में चली तो देखा कि फ़ोन आ गया, तो मैं उठाया और किचन में गया, क्योंकि एक दोस्त के घर पे था,
तो सारी बात जब शूट नहीं करते बताना अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं। हुआ है भैया, तो होता है ना कि दूध से जला हुआ आदमी माठा भी फूंक के पीता है, तो वही बात है। तो मैं पहला कॉल सीढ़ी से उतरते हुए अपनी लाला बहन को लगाया, छोटी बहन को, और मैंने बोला कि लाला हो गई, भोजपुरी में मैं बात करता हूँ कि लाला हो गई, मिल गई काम, फाइनली लॉक हो गई। नहीं, और कास्टिंग वाले को बोला कि भाई मेरे कान तरस गए थे कि कोई लॉक बोल दे कि विशाल भाई आप लॉक हो गए हो, तो भाई कान तरस गए थे और तुमने बताया कि आप लॉक हो गए। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी वो। और मैं जहाँ रहता हूँ सोसाइटी, मुझे यार रोड पे मैं फ़ोन से बात करते हुए इधर उधर दौड़ रहा था, तेज़ चल रहा था, तो लोगों को लग रहा था क्या हो गया, इतना बेचैन है, पैनिक। और मैं लगातार अपनी बहन को बता रहा था हो क्या, मेहनत की, ऐसे चीज़ें हो गई हैं और बड़ा रोल है, उसको अब करूँगा तो लोगों को पता चलेगा नहीं अच्छा एक्टर है, जो भी है करूँगा। फिर अपने बड़े भाई को फ़ोन किया, विकास यादव नाम है उनको बताया, और मुझे लग रहा है कि खूब बात कर रहा था कि हो गया। ऐसे लगता नहीं है कि पास करके, एग्ज़ाम पास करके बहुत दिनों बाद, तो वैसी चीज़ें हो रही थी, उन लोगों को पहले बताया था। फिर माँ को कब बताया? देखिए माँ भी अभी तबीयत से जूझ ही रही है, तो मतलब उनके साथ शेयर तो किया? हाँ, उसने मुझे स्क्रीन पे देखी, क्योंकि उसी का योगदान है मुझे एक्टर बनाने में। मैं अभिनय में रुचि बचपन से ही रखता हूँ, और अभिनेता बनने की वो था, 5 क्लास में ही था, तो मुझे एक्टर बनना था, ऐसे डिसाइड कर चुका था। अच्छा। जी, स्कूल टाइम में था, तो एनुअल फंक्शन होता है ना, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रहा था। तो मुझे याद है कि 5वीं क्लास में एनुअल फंक्शन जो बड़े लेवल पे हो रहा था, तो 15-20 मिनट के नाटक बच्चों के लिए एक होता है, तो ऑडिशन जब हो रहे थे तो ड्रामा टीचर आए थे, तो ऑडिशन कर रहे थे, तो एक नाटक में सेलेक्ट हुआ, दूसरे में भी हो गया, और मैं चाहता था सब करूं, मतलब इतना मज़ा आता है मुझे। तो 5 नाटक में सेलेक्ट हो गया मैं। तो हुआ कि यार 5 नाटक में अगर ये मेन पार्ट करेगा तो मेकअप कैसे करेगा या कॉस्ट्यूम कैसे चेंज करेगा। तो उस बीच में बहुत सारे बच्चों को जो है, किसी का नृत्य तैयार करवाया गया, किसी का गायन हुआ, किसी का पोएट जो है, ऐसे कर करके बीच में रखा गया। उस दरमियान मैं अपना कॉस्ट्यूम चेंज करता था, मेकअप चेंज करता था, फिर परफॉर्म करता था, और मैं रातों रात चर्चा में भी आ गया कि यार छोटा एक्टर बड़ा अच्छा कर रहा है। तो उसी समय मेरे ऊपर एक नज़र पड़ी, आरा के वरिष्ठ रंगकर्मी हैं जो भी एमेच्योर ग्रुप्स हैं वहाँ पे, तो रंगकर्मी हैं जो 90 के दशक में करते थे और छुटपुट होता था। तो उसी में से एक वरिष्ठ रंगकर्मी है चंद्रभूषण पांडे, श्री चंद्रभूषण पांडे जी मेरे पहले गुरु हुए, जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग देना और समझाना शुरू किया। तो फिर उनके साथ रहा। तो 7वीं क्लास में जब मैं पहुँचा वहाँ पर, तो चंद्रभूषण सर जो हैं वो बोले कि अगर तुम्हें एक्टर बनना, वो देख रहे थे ललक बहुत है, ये बहुत जानना चाहता है, बड़ा करता है, अच्छा लगता है, तो इसको उनको लगा कि इसको ट्रेनिंग दिया जा सकता है, बतानी चाहिए चीज़ें। तो सर ने मुझे वर्कशॉप देना शुरू कर दिया 7वीं क्लास में। कैसे शौक कैसे चढ़ा एक्टिंग का, पता कैसे लगा कि एक्टर भी कुछ होता है? 5वीं क्लास के बच्चे को कोई फिल्म देखी, कोई एक्टर से इन्फ्लुएंस हुए? नहीं, मैं 2.5-3 साल का होऊंगा ना, तो मैं नकल करने में बड़ा माहिर था। किसकी नकल करते थे? मैं बता रहा हूँ, 2.5-3 साल का साथ तो किसी शादी में नाच आया हुआ था हमारे मोहल्ले में, किसी की शादी थी, तो मुझे याद नहीं है कि मेरे घर के ही कोई व्यक्ति होंगे जो कंधे पे बैठा के समियाने में ले गए थे जहाँ नाच होता है। तो मैंने नाच देखा और अगले दिन उसको रिक्रिएट कर रहा था और गमछी पहन के नाच रहा था। तो मेरी बड़ी माँ जो है वो देख कर हंस रही थी। तो मुझे लगा कि यार कोई ऑडियंस मिल गया, मतलब ऑडियंस तो पता नहीं होता कि कोई देख रहा है, तो और आप छाव खाते हो और परफॉर्म करो। तो मैं कर रहा था, तो मेरी पहले स्मृति जो वही है कि मैं परफॉर्म कर रहा था। उसके बाद कहीं भी मौका, शादियों में नाचता था मैं, मुझसे रुका नहीं जाता था। मुझे याद है कि मेरा गंगा किनारे ममहर है, ममहर मामा गाँव, तो वहीं भिखारी ठाकुर जो हैं भोजपुरी के शेक्सपियर जो कहे जाते, तो उनका गाँव जो है मेरे ममहर से सटा हुआ है, मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं होगा। तो उसी आभा मंडल में मेरी माँ की पैदाइश है और मैं बचपन में जाता था एकदम गंगा किनारे, तो उनके गोद में सोया रहता था। तो भिखारी ठाकुर के बहुत सारे गाने जो हैं मेरे अंदर जा रहे थे, विदेशिया का हो, गोवर घिचोर का हो, तो वहाँ शादियों में मैं जाके नाच आता था, मज़ा आता था। हाँ, चला गया, बच्चा था, कहीं बज रहा म्यूजिक, नाचने लगा, क्योंकि कुछ करना था, बेचैनी होती थी। आज भी पैर में रोक नहीं पाता हूँ, ऐसा कुछ होता है। तो उस समय जो महिलाएं थी आसपास की, मेरी माँ से बोली कि यार तार बेटा तो नचनिया हो गई बा, कुछ कर था, 6-7 साल का होगा, 8 साल का। तो बोली ठीक बा, जो बा हमारे खातिर बा। तो माँ ने इस लेवल की सपोर्ट की उसने। तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर आया होगा जो भी अभिनय का, वो गंगा किनारे से आया है। वो भिखारी ठाकुर वाला जो रीजन है वहीं से आया है। और बड़ा जो अभिनय हो या जो भी है जो आपके अंदर आता है नेचुरली, तो वो वहीं से आया होगा, मुझे लगता है मेरी माँ के हवाले से आया है मेरे अंदर। तो माँ का बड़ा सहयोग रहा है इन सारी चीज़ों में। माँ मेरे लिए कॉस्ट्यूम खरीदती थी, स्कूल में जब ड्रामा होता था मैं बोलता था माई धोती चाहिए, तो हाँ धोती आ जी, माला चाहिए, हाँ माला ले, तो माई खरीदती थी मेरे लिए, लेकर आती थी। उनको भी सपोर्ट करने में अच्छा लगता था और बाकी गार्जियन तारीफ़ करते थे तो उन लोगों को भी अच्छा लगता था। लेकिन मुझे शर्म इस बात की आती थी माँ को एनुअल फंक्शन में इंट्रोड्यूस कराने, क्योंकि माँ मेरी बुजुर्ग हैं और सबके माँ बाप यंग थे,
तो मेरी माँ दादी की एज की ऐसा उस समय फील, तो सबको कि विशाल की दादी हैं लग रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ऐसे एज महसूस होता था उस समय, लेकिन माँ तो माँ ही है। तो जब आप अम्मा के साथ शूट कर रहे थे तो क्या वो कहीं माँ की झलक, माँ की याद वो सीन शूट करते समय आ रही हाँ, थी? क्योंकि जब एक, लेकिन वो जो किरदार है मेरी परवरिश ऐसे हुई नहीं है, वो अलग है, एकदम निचले तबके का है। हाँ नहीं, लेकिन वो लेकिन होता है ना कि इमोशन आपको जरूर वो है एक उसके। छवि दिख रही हो, क्योंकि आपको उसी इमोशन को पेश करना है, जो जैसा इमोशन एक बेटा अपनी माँ के लिए महसूस करता है वो पोता अपनी दादी के लिए महसूस करता है। तो वो होता है ना, कई बार आप उस इंसान को याद करते हो जो आपके सबसे करीब होता है, और आपके हिसाब से हो रहा था, क्योंकि मदद बिल्कुल मिल रही थी। एक अभिनेता जब भी किरदार मिलता है तो अपने क्राफ्ट से उसको बनाता है, लेकिन फिर इमोशन तो अपना ही डालता है ना, रियल लाइफ से लेकर रियल लाइफ में कन्वर्ट करता है, उसको किरदार में डालता है। तो बिल्कुल मदद हो रही थी। माँ के साथ मेरा जो है, मैं इमेजिन कर रहा था, और उनका भी इतना प्यार था कि लग रहा था कि वैसे ही है बात। तो मुझे याद है कि शूट के जो एक वो गांव में घूमता है, मोन्टाज टाइप का गाना बजता है, तो मैं पूरा दिन रोया हूँ, पूरे दिन रोता था, क्योंकि मुझे लगा किरदार की उस हद तक कि टाइपिंग करने पे ही रोता था मैं, तो मैं पूरे दिन रोया हूँ। लेकिन सिनेमा और सीरीज़ की लेंथ के हिसाब से चीज़ें रखी जाती हैं कि हाँ ये पार्ट इतना ही होगा। वो शूट हम लोगों ने एक दिन पूरा किया था, पूरे गांव घूमता है जगमोहन, बाद में प्रहलाद भैया के पास जाता है और बात करता है। तो मुझे याद है कि पूरा दिन रो रहा था मैं, क्योंकि वो मदद भी हो रही थी और उस किरदार में उस लेवल तक माइंड सेट हो जाता है तो फिर चीज़ें हो जाती हैं, तो बिल्कुल मदद मिलती है। वो प्रहलाद चा का जो किरदार है ना विशाल, वो बाकी दोनों सीजन के कंपैरेटिवली इस सीज़न में थोड़ा अलग है। वो थोड़े शांत रहते हैं, अपने अंदर गुम रहते हैं, अपने ही ख्यालों में रहते हैं, कम बोल रहे हैं, कम खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं। आपका उनके साथ शूट करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब अगर हम ये बात करें कि फैजल मलिक के साथ आपने शूट किया वो सीन, तो क्योंकि आप सीनियर हैं, काफ़ी काम कर चुके हैं, तो क्या होता है ना, आप किसी बड़े के साथ, सीनियर के साथ काम करते हैं तो कुछ सीख के निकलते हैं। कोई ऐसा सीन, कोई ऐसा शूट याद हो जिसमें आपको लगा हो कि इनसे ये मैं सीख के निकला हूँ, आज का मेरा हासिल ये है? अच्छा, नहीं वैसे बहुत सारी चीज़ें सब लोगों से, तो फैजल सर का ये है कि बड़ा सपोर्टिव है वो। जैसे वो सीन है तो बोला कि तुम्हारा सीन है, करो, मैं हूँ। मतलब इस तरह से लोग तैयार और आपकी मदद करते हैं, और काफ़ी अभी आप देख रहे हैं कितने उम्दा एक्टर हैं वो, तो सपोर्ट काफ़ी करते हैं लोग, और इसलिए बेहतरीन सीरीज़ बनती है कि कैमरे के आगे भी उम्दा लोग हैं, गुणी लोग हैं, और कैमरे के पीछे भी हैं। पूरी टीम जो है ना कमाल की है, और पूरी तैयारी जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं बताता हूँ कि एक एक्टर जब शॉट करता है बीच में ना, तो शॉट चेंज होता है तो टाइम लगता है कि थोड़ा ये शॉट लगेगा, तो लेकिन ऐसे हो जाता था कि आप मूड में ही हो, हाँ तो करते हैं, तो ब्रेक भी नहीं होता था वो। तो फैजल सर का है कि काफ़ी सपोर्ट किया उन लोगों ने मुझे, कि जब भी मेरे साथ था तो हाँ भाई करते हैं, करो, अच्छा है, ऐसे सारी चीज़ें, तो बड़ा अच्छा मज़ा आया। और मेरे लिए एक और बड़ी बात थी कि रघुवीर यादव सर जो है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि बचपन में उनके साथ भी आपकी कई बिल्कुल पहला शॉट जो है मैं रघुवीर यादव सर के साथ ही दिया, और पहला दिन सुबह 7 बजे, तो थोड़ा डर भी था। अच्छा, कैसा था वो सब? मैं वही बता रहा हूँ, जानना चाहती हूँ। देखिए कि मैं बचपन में मनोज वाजपेयी का नाम मेरे अंदर डाला जा रहा था कि मंडी हाउस जाना है, तो मैं ऐसे ऐसे चीज़ें करना है, तो मैं मनोज वाजपेयी सर को जब सुन रहा था तो वो रघुवीर यादव सर के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत जिक्र करते हैं जी, काफ़ी बात करते हैं। और रघुवीर यादव सर को याद नहीं है कि वो मंडी हाउस, पता नहीं याद है कि नहीं होगा अभी, कि सर मंडी हाउस में वर्कशॉप भी करने आते थे, NSD और तमाम इंस्टीट्यूशन जो बुलाते थे उनको, तो हम लोग स्टूडेंट की तरह उस वर्कशॉप में बैठ जाते थे। मेघदूत थिएटर है, ऐसे बहुत सारे थिएटर हैं, तो सर वर्कशॉप देते थे, गाने गाते, तो हम लोग कोने में बैठे रहते थे, सीखते थे, क्योंकि ऐसे संस्थान भारत सरकार कराती है कि ताकि जो बच्चे हैं वो सीख पाएँ, समझ पाएँ। जो रिफ्यूजी घूम रहे हैं, किसी भी ग्रुप में नाटक कर रहे हैं, यहाँ भी घूम रहे हैं, तो वो भी सीखें, लाभ उठाएं, तो हम लोग उसी में से थे। तो रघुवीर यादव सर को मैं सुनता था, और मनोज वाजपेयी सर इनकी नाम करते थे, नाम लेते थे, और इनकी तारीफ की मैं उनसे सीखता था, उनको एडमायर करता था। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि ड्रीम कम ट्रू वाली हो गई कि यार रघु सर हैं, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रघुवीर यादव सर को मैं बचपन से सुन रखा हूँ, और उनसे वो लगता था कि किसी दिन इनके साथ काम करने का मौका मिले। तो मैं थोड़ा नर्वस था। कैसा था वो दिन? हाँ, तो पहला दिन मेरा पहला शॉट रघुवीर यादव सर के साथ, और नीना मैम लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, सुबह 7 बजे, तो मैं थोड़ा नर्वस था कि रघु सर हैं, एक होता है कि रघु सर। तो मैं गया तो सर खड़े थे, अपनी गाड़ी से उतरा, बोला कि हाँ यादव जी आइए। तो बोला अच्छा, जानते हैं क्या मुझे? तो इतना सहज उन्होंने फील करा मुझे, बोला हाँ आइए करते हैं, और नॉर्मल बातचीत शुरू हुआ। तो मुझे काफ़ी वो उन्होंने लाइट कर दिया बातचीत से करते करते और चीज़ें करते करते, इतना उन्होंने अपने तरफ से रिस्पॉन्स किया कि मैं बड़ा इजी हो गया उनके साथ काम करना। और हंसी मजाक में वो सीन शूट किया हम लोगों ने, जो बाइक से गिरते हैं वो, और मैं उठाने आता हूँ, तो उनकी छाया मुझ पे पड़ रही थी, तो और मैं गुनी हो रहा था, मुझे आभास हो रहा था कि कहीं उधर से सूरज पड़ रही है उनके, मैं कोशिश करता था रोशनी आ जाए मेरे तरफ, क्योंकि रघु सर सामने खड़े हैं, तो कुछ ही आ जाए मेरे पास उनका जो भी है, तो मैं कोशिश कर रहा था। इसलिए आप शॉट में भी देखेंगे रघु सर के पीछे खड़ा हूँ मैं,
ज़्यादातर कोशिश और मुंडी निकालता हूँ कि सर की छाया ही आ जाए, परछाई से गुण ही आ जाए मेरे अंदर। तो मैं कोशिश कर रहा था कि सर का जो है खड़े हैं तो सूरज की रोशनी आ रही है तो परछाइयों से टकरा के मेरे पास आ जाए। जी, तो आप शॉट में देखेंगे कि मैं ऐसे ऐसे झांकता हूँ, उनके पीछे खड़ा हूँ, वाइट शॉट है, पीछे भी खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता अरे सर से छाया मेरे पास आ जाए। तो बड़ा सुखद अनुभव हो रहा था कि रघु सर के साथ काम कर रहा हूँ। और नीना मैम तो वो बड़ा फनी है, जैसे वो लाइन कुछ है ना तो उनको नहीं समझ में आया तो एक बार बोला कि हाँ सुनाओ ना, तो हंसने लगती थी वो। मैं बोला कि थोड़ा पैर हाथ झाड़ के देख लीजिए, टटका दर्द बुझाता नहीं है, पूर्वा बहेगा तो बाथा उखाड़ देगा। तो बोले एक सेकंड एक बार फिर सुनाओ तो क्या है, तो तुम हंसती थी फिर कि हाँ करते हैं चलो चलो। तो बड़ा मज़ा आ रहा था उन लोगों के साथ काम करने में और बड़ा सहयोग कर रहे थे वो लोग। जी तो ये तो हुई शूटिंग की बात। शूटिंग के बाद काफ़ी मेहनत के बाद सीरीज़ आई और लोगों से तारीफ़ें भी आई। क्या क्या तारीफ़ें आ रही हैं, कहाँ कहाँ से लोग कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं? मुझे नहीं लगा उस समय कि इतनी ज़्यादा चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि ये ज़रूर पता था कि इतनी पॉपुलर सीरीज ही तो जन जन तक जाएगी तो मेरा शक्ल जो है ज़रूर पहुँचा, लेकिन इतना रिस्पॉन्स आएगा ये बिल्कुल आभास नहीं था इस चीज़ का। जैसे मैं सभी जगह जिक्र कर रहा हूँ, ये मेरे लिए पहली घटना है जो ऐसे हो गई कि सीरीज़ रिलीज़ हुई थी 27 की रात में ही हो गई थी 12 बजे के करीब। और अगले दिन मुंबई में एक चाय दुकान पे मैं खड़ा था, जहाँ अमूमन खड़े होते हैं सीनियर के साथ, जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होता है, गपशप करते हैं हम लोग, चाय पीते। तो वहीं एक व्यक्ति हैं, लगभग 40 साल उम्र होगा उनका। उन्होंने आया, पहले तो मुझे थोड़ा ऐसे देखा कि यार ये जगमोहन है कि नहीं है, तो मैं भी थोड़ा देख हाँ कि अभी थोड़ा लुक जो है, तो मैं कोशिश करता हूँ किरदार अलग हो मैं अलग रहूँ। तो उन्होंने आया, बोला कि आपने जगमोहन किया है क्या? मैंने कहा कि जी हाँ। वो हाथ पकड़े लगे रोने। तो मैं थोड़ा सहज हो गया, क्योंकि सड़क पे हो, लोग जा रहे हैं आ रहे हैं और 40 साल के लगभग का व्यक्ति रोने लगे रोड पे। तो मैं बड़ा वो हुआ कि अरे भाई क्या होगा, और ये भी सोच रहा था कि लोगों को लगे कुछ गलत ना हो, क्या कर दिया। हाँ, तो ऐसा फील हो रहा था। तो वो हाथ पकड़ा उन्होंने और कहा कि विशाल भी मेरी भी दादी थी और मुझे बड़ा प्रेम था दादी से, तो आपको देखा ना तो वो सारी चीज़ें याद आ गई। तो वो रोने लगे। तो मेरे लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि जो आप किरदार करते हो और आमजन इतना जुड़ जाए। तो मुझे लगा कि जो मैंने किया ना वो शायद सफल हो रहा है, चीज़ें हो रही हैं। तो वो पहला कॉम्प्लीमेंट पहले ही दिन था। अच्छा। तो जी उसके बाद जो भी इंटरव्यू हो रहा तो मुझे वो पहले ही याद आ जाता है कि यार ये वो हुआ था। तो मैं उसी समय फिर लाला को फ़ोन किया कि लाला ऐसा हो गया, छोटी बहन को किया, एक व्यक्ति इतना प्रभावित था कि रोने लगा। अगर वो ज़्यादा देर रोता तो मैं भी रोने लगता उनके साथ, लेकिन वैसी घटना हुई। और मेरे से जो थिएटर में काफ़ी 20 साल 18 साल जो सीनियर हैं, तो उन्होंने एक बड़ी कम्प्लीमेंट उन लोगों ने दिया, जो भी देख रहे थे। बोले कि विशाल जो मोन्टाज वाले सीन है ना तुम्हारे, जिसमें डायलॉग नहीं है, कहीं कहीं इरफान भाई की झलक नज़र आ रही। तो मैं तो हिल गया, ऐसा लगा कि काटूँ तो खून नहीं, रूंगटे खड़े हो गए। और मैंने बोला कि अरे दादा मैं तो उनके चरणों के धूल के बराबर भी नहीं हूँ। बोला अरे पागल है तो ऐसा हो रहा था, तो मैं तो उनके चरणों के बराबर के धूल के बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो लगता है कि आप सही दिशा में हो, अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा संतुष्टि मिलता है दिल को कि मेहनत ईमानदारी से आप कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और अगले दिन अब बहुत सारे लोग बात करना चाहते हैं, मैसेज, आप मेरा इंस्टाग्राम देखेंगे फॉलोअर ऐसे हो गया, फेसबुक ऐसे, इतने सारे लोग कहाँ कहाँ से फ़ोन, मैं किसी को नहीं जानता। जिस दिन रिलीज हो उस दिन से मैं लगातार फ़ोन पे हूँ, मैसेज, मतलब सो नहीं पा रहा था और सोना भी नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसी प्यार के लिए तो मेहनत कर रहा हूँ। तो मुझे याद है कि मैं ऐसे 4 बजे ऐसे गिरा और सुबह 5 बजे 6 बजे फ़ोन बजा, हाँ फिर आ गया। तो मैं कंटिन्यू फ़ोन पे था, मतलब नहाने गया, पानी चालू किया, फ़ोन पे फिर नहा गया, फिर तो इतना प्यार और मिल रहा है चीज़ें। तो उसी दिन में एक ऐसे ही मैसेंजर पे कॉल, मैसेंजर इंस्टाग्राम पे, और मुझे इससे पहले पता भी नहीं था कि इंस्टाग्राम पे कॉलिंग हो जाती है, कोई कॉल कर सकता है आपको। तो उन्होंने कॉल कर दिया, और फ़ैन तो नहीं कह सकते, प्यार करें तो जो भी हैं प्यार बांट रहे हैं, प्यार बंधु जो भी हैं, दोस्त मित्र। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, विशाल भाई आपसे बात करना है, वीडियो कॉल आप रिसीव करें। तो मैंने रिसीव किया और बात किया। तो उसी समय एक बहुत बड़े एक्टर हैं, काफ़ी फेमस एक्टर हैं, वो गाड़ी से जा रहे हैं। तो मेरी जान पहचान बस है हल वाली है। अरे नाम बता दीजिए। तो जी तो वो गाड़ी से जा रहे हैं। आपने नाम नहीं बताया अभी भी जी। कॉम्प्लीमेंट कोई दे तो उसका नाम तो बता ही देना चाहिए, जो भी है। तो आप नाम लेने से इतना बच क्यों रहे? जो भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अच्छा, थोड़ा वो करके चलता हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों से जला हूँ और चीज़ें हैं तो डर लगता है। काम से नहीं लगता, आप कैमरे उठाओ, क्योंकि वो मुझे आता है, तो वो सारी चीज़ें मैं करता हूँ। तो उन्होंने गाड़ी लेकर जा रहे थे वो, तो गाड़ी रोके और आए, तो मुझे नहीं लगा कि कोई आ रहा, मैं बिजी हूँ इधर। तो आए और खड़े हो गए, मैं फ़ोन जैसे ही काटा गले लगा लिया उन्होंने। अरे तो ये तो उन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया, तो अब तो आपको उनका, मुझे क्यूरोसिटी हो गई जानने के लिए। तो फिर उन्होंने, चलिए ऑफ कैमरा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। तो उन्होंने कहा कि अरे विशाल तुम्हारा रात में ही शो ख़त्म किया,
भाई मुझे लगा नहीं कि कोई विशाल एक्टिंग कर रहा, लग रहा है कि किसी वहीं के व्यक्ति को उठा के प्लेस कर दिया गया। तो मुझे लगा अच्छा दादा ऐसा भी, मैं तो ऐसा ही था कि अच्छा। तो बोले कि यार अगर गांव का किरदार मिलता है किसी को तो वो फैलता है, थोड़ा वो करता है। तुम्हारा बड़ा सटल था यार, जितना चाहिए उतना ही रियल लग रहा बिल्कुल रियल लग रहा था। तो मैं तो कैमरा सीख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि एकदम रियल हो, क्योंकि कैमरा नज़दीक आ रहा है आपके, तो जितना जिंदा रह सकूँ, मतलब रियल कर सकूँ। तो मुझे लगा अच्छा ये बात पहुँच रही है क्या, मन में यही चला। तो बोले कि यार मैं सो नहीं पाया कि तू अप्रोच कैसे किया, क्योंकि रहन सहन अलग है, चीज़ें अलग हैं, और उस किरदार को देखता हूँ तो बिल्कुल अलग नज़र आया। तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट मिले मुझे, तो दिल तो गदगद हो गया कि अरे बाप रे, इन्होंने ऐसी सारी चीज़ें की। तो वैसे वैसे सारे कॉम्प्लीमेंट जो हैं आने शुरू हो गए हैं। और तो मेरे लिए शुरुआती दिनों का 1-2 दिन का ये है जो चल रहा था। और यहाँ मैं नोएडा आया ना, तो एक और कोई फौजी हैं, मैं नहीं जानता, वो कहा कि विशाल भाई मुझे बात करनी है आपसे, आप कॉल रिसीव करें प्लीज़। वही मैसेंजर उस पर इंस्टाग्राम। तो मैंने कॉल उठाया, तो वो अपने उसी में थे जिसमें आराम करते हैं फौजी लोग अपने। तो उठाया और रात का समय था, और बोले कि विशाल भाई मैं रोने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं रोता नहीं हूँ, एक नहीं होता ऐसे, मैं रोता नहीं हूँ। तो बोला जी, लेकिन शो देखा और रोया। और उसी समय वो व्यक्ति रोने लगा। हम कह रहे थे, मैंने हाथ जोड़ा, कह रहे आप ऐसा ना करें। बोले कि इस तरह से प्रभाव है कि मेरी भी दादी याद आ रही थी। कहने अरे बाप रे, और मैं नहीं जानता हूँ उनको रैंडम। फिर मैंने उनसे बात की, इस चीज़ें की। तो वैसे कोई सुदूर गांव में बैठा व्यक्ति, कोई कहीं बैठा व्यक्ति ऐसे रिस्पॉन्स कर रहा है, तो एज ए एक्टर मुझे लग रहा है कि जो मैंने मेहनत किया, ईमानदारी किया, तो वो सफल हो रहा है सारी चीज़ें। जी, आप बता रहे थे पाकिस्तान से भी आपको हाँ, ऐसे लव फॉर पाकिस्तान ऐसे करके। मैं अरे भाई ये वहाँ भी लोग देख रहे हैं। लेकिन फिर मुझे याद है, अरे भाई तो बहुत सारे देश में रिलीज हुआ होगा ना। फिर मेरे जहन में आया कि हाँ, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरे दुनिया में लोगों के पास एक्सेस है ना। जी। और गांव से ऐसे ऐसे लड़के जो हैं, नए लड़के, बात के भैया फ़ोन उठा रहे हो, बात कर लो, और मेरा नाम रखो कि मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, नहीं तो लोग समझेंगे कि कहीं से कॉपी पेस्ट किया है, तो नाम ले लो भैया। तो मैं हाँ भाई लेता हूँ ना, बोलो क्या नाम है। तो वैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं। अभी मैं यहाँ दिल्ली आया हूँ, तो नोएडा कल गया, तो मुझे लगा कि ठीक है यहाँ कौन जानेगा ऐसे चीज़ें। तो मैं काउंटर पे जैसे ही बिलिंग कराने गया, तो वो जो थे काउंटर पे, उन्होंने कहा कि आप जगमोहन हो क्या। तो मैं कहा शेट पहचान गया। बोले जी हाँ। बोले 1 सेकंड, बिलिंग। और उनके तरफ से जो ऑफर होते हैं, जो एम्प्लॉय वाले लगाते हैं, बोलते हैं 15% उन्होंने लगवाया। बोले कि नहीं ऐसा नहीं होगा। और सारे स्टाफ आगे इकट्ठा हो गया और सबके साथ फ़ोटो खिंचवाया, सबसे बातचीत चली। तो ऐसा रिस्पॉन्स आ रहा है। जहाँ मैं रुका हूँ तो वहाँ नहीं बताया किसी को, चुप्पे से ऐसे, लेकिन वहाँ भी लोग पहचान गए कि अरे वो जो जा रहा है जगमोहन है क्या, क्योंकि इतनी रीच है इस सीरीज़ की। तो लोग वहाँ भी पहुँच जा रहे हैं फ़ोटो खिंचवाने के लिए और चीज़ें करने के लिए। तो मेरे लिए दुनिया तो अभी ऐसे चेंज है, जो अनुभव कर पा रहा हूँ वो साझा कर रहा हूँ आपसे अभी। जी, क्या बदला सीरीज़ के आने के बाद आपके लिए कुछ की काम, आपके पास काम के कॉल आने लगे हों या ऑडिशन के ज़्यादा कॉल आने लगे हों, अब किस तरह का चेंज आप देख रहे हैं? जी, ऐसा हुआ कि जैसे आज भी करता हूँ, जब मुझे नहीं जानता जनाने की कोशिश करता हूँ कि सर मैं एक्टर हूँ, मुझे काम दिया जाए, मुझे ऑडिशन किया जाए। लेकिन ये शो आने के बाद जिन जिन लोगों ने देखा वो सामने से तारीफ़ किया, और जिनके पास मेरा नंबर था तो उन्होंने फ़ोन किया, मैसेज किया कि भाई कितना प्यारा काम किया है, साथ में काम करते हैं, या इस प्रोजेक्ट में तुम्हें इंट्रोड्यूस कराता हूँ, या डायरेक्टर से मिलवाता हूँ, या ऑडिशन करता हूँ। जो जानते हैं मुझे, और जो नहीं जानते वो रोड पे मिल गए, जो शो देखा है उन्होंने कहा कि भाई मैं नंबर तुम्हारा ढूंढ रहा था, बड़ा अच्छा काम किया, तो भाई नेक्स्ट जो भी है करते हैं ना हम लोग साथ में काम। तो मेरे लिए ऐसे हो गया है कि जिनको बताना चाहता था वो सामने से मेरे बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसी दुनिया जो है चेंज हो गई है मेरे लिए। वो आसान हो गया कि अब किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि जी मैं एक्टर बोला, हाँ पंचायत जगमोहन है ये। तो वैसी सारी चीज़ें हो गई हैं कास्टिंग में। और जो भी मेकर हैं, तो मेकर से जैसे डायरेक्टर से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता, लेकिन ऐसे भी मिले मुझे जो शो देख चुके हैं, तो वो सामने से तारीफ़ कर रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा सुखद अनुभव हो रहा है। आगे कोई प्रोजेक्ट अब? जी, बहुत सारे आए हैं कि ये करना है, इसमें ये डायरेक्टर से मीटिंग करना है, या बहुत सारे स्टोरी भी सुनाना चाह रहे हैं। मतलब ऐसा तो अच्छा स्टोरी सुनाना है मुझे, तो हाँ सुना, ऐसे वाला हो रहा है। तभी मैं यहाँ का जो भी निपटा के जाऊँगा, फिर वो जो भी है हम लोगों से मिलूंगा, क्योंकि ये भगवान का प्रसाद आ रहा है। लेकिन ये भी कोशिश है कि थोड़ा अलग करूँ, क्योंकि ये तो चलते रहेगा हमारा जो भी है, ये तो एक रोल है ही जो चलेगा जो भी है, लेकिन एक अलग करूं, क्योंकि अपनी ख्वाहिश है कि अलग अलग जोन का जो है रोल किया जाए। क्योंकि मेरी व्यक्तित्व तो अलग है, रोल अलग करना चाहता हूँ अलग अलग। तो कोशिश है कि जो नया है वो करूं तो और मज़ा आए। और वैसे ऑफर, और मैं मेकर से भी कहना चाह रहा हूँ, जो भी मेकर हैं, कि मुझ पर ट्रस्ट किया जाए और मुझे ऑफ़र किया जाए और मुझे काम दिया जाए। और मैं बड़ा मेहनत करूँगा, क्योंकि मुझे खाना नहीं चाहिए। मुझे अगर खाली पेट भी रखे, आधा पेट भी खिलाए और अभिनय करा दे मुझसे। अरे सर जी, मुझसे अभिनय करा दे,
मुझे याद है कि जिस दिन पंचायत की शूट खत्म हुई थी ना, मैं रोने लगा, भैया को फ़ोन किया, भैया शूट खत्म हो गया। तो बोला अरे मिलेगा, आगे करेंगे ना। तो बोले अरे अभिनय बड़ा मज़ा आ रहा था करने में, मुझे अभिनय करना है। ये सच्चाई है कि मुझे रस जो है और आनंद जो है अभिनय करने में आता है। तो खाना कम मिले चलेगा, लेकिन अभिनय करा दो भाई। मतलब अभी तक कोई फाइनल प्रोजेक्ट हुआ नहीं है, बात चल रही है? हाँ, बात चल रही है, जी जी। तो कैसे रोल करना चाहते हैं आप? बिल्कुल अलग अलग सबके लिए तैयार हूँ मैं। जैसे अलग अलग कैसे, मतलब किस तरह? देखिए मेरी कॉमेडी टाइमिंग भी बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मैं गांव का भी कर सकता हूँ, मैं टक्सीडो पहन के भी चल सकता हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मैं प्रॉपर अभिनेता बनने ही चला था, तो तैयारी सब कुछ किया हूँ मैं। मुझे संजय लीला बंसाली सर के साथ भी करना है, रोमांस भी करना है, जो कुछ करा लो आप मुझसे। वैसा नहीं है कि केवल यही किरदार करेगा, क्योंकि अभी देखिए जैसे मेरे जहन में चल रहा है, मैं वैसे कैरी करके घूमता हूँ और उसका आनंद लेता हूँ। तो ये रोल जिस दिन टकराएगा इसी को, तो वहाँ इम्प्लीमेंट कर दूंगा। तो अभी मेरे जहन में जो किरदार चल रहा है, जिसका आनंद ले पा रहा हूँ मैं राह चलते इमेजिन करता हूँ कि मैं वही किरदार हूँ, और वैसे ही पहनता भी हूँ, घूमता भी हूँ, मुझे मज़ा आता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो मैं कर, ऐसा नहीं है कि बस ऐसा ही करूँगा वैसा ही करूँगा। मुझसे रोमांस करा लो, मुझसे कॉमेडी करा लो, टाइमिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि थिएटर में जब करता था तो लोग बोलते थे यार नेचुरल है, तुम्हें टाइमिंग कैसे आ जाता है, पंच गिर जाते हैं तुम्हारे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो अलग अलग रोल जैसा भी मिले, हाँ जो भी रोल मिले मैं कोशिश करता हूँ कि उसको जिंदा कर दूँ, मेहनत ईमानदारी से जी जान लगा दूँ। क्योंकि कुछ भी मिलेगा वो मेरा काम है, और उसको मैं जिंदा करना मेरा कर्तव्य है। तो उसको जिंदा करूँगा मैं, मेहनत ईमानदारी से बिल्कुल करूँगा जो भी काम है। जैसे ये गांव का है तो मैं रिलेट पूरा तो खोजा ना अपने बैक माइंड में, मेरे पास क्या क्या है जिसको मैं जिंदा कर सकता हूँ, तो किया। तो वैसे बहुत सारे अलग अलग किरदार करना चाहता हूँ। तो मेरे पास अभी जितना स्टॉक है, मुझे लगता है खत्म होने में काफ़ी लंबा अरसा लगेगा, क्योंकि कलेक्शन बचपन से जी जी, क्योंकि लंबे अरसे से कलेक्ट करके बैक ऑफ माइंड में रखा हूँ मैं। तो जब जगमोहन तो मैं समझ गया था तो ये है, अब इसको डेवलप करते हैं जी। तो खाली टाइम में मेरा यही काम है, ऑब्जर्व करता हूँ और चीज़ों को तैयार करता हूँ। उम्मीद करते हैं हम विशाल आगे आने वाले समय में हम आपको अलग अलग किरदारों में देखें, और इसी तरह जब आप अपने शो का प्रमोशन करने आए तो वापस हम आपसे बातचीत करें और जानें कि अब क्या लाइफ में चेंजेस आए। और आप लोगों ने अगर पंचायत 3 देख ली है तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी, और जगमोहन का किरदार आपको कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, देखते रहिए ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।